जब मैं 10 साल का था तब एक हादसे में मेरे पिता की मौत हो गई। वकील ने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ या वो 20 करोड़ डॉलर लेना चाहता हूँ जो पिताजी छोड़ गए थे। अपनी पिछली जिंदगी में मैं रोया था, चिल्लाया था, माँ के लिए गिड़गिड़ाया था। उसने मौत का मुआवजा ले लिया और सीधे पड़ोसी से शादी कर ली। ओह माफ करना, अंकल ग्रेग से। मैं उनकी नज़रों में एक बोझ बन गया था, एक ऐसा बोझ जिसे वो देखना भी नहीं चाहते थे। और आखिरकार मुझे काम करते करते मेरी जान चली गई। 28 साल की उम्र में मैं एक निर्माण स्थल पर गिर पड़ा। उस दयनीय हास्यास्पद जिंदगी को याद करके मुझे लगता है मैं कितना बड़ा मूर्ख था, पूरी तरह से मूर्ख। लेकिन अब किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है। वही चौराहा मेरे सामने है, मेरे सामने खड़ी औरत फूट फूट कर रो रही है, आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं। हावर्ड, तुमने हमें क्यों छोड़ा? मैं और डेमियन कैसे जिएंगे? वो इस तरह रोती है जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा हो। अगर कोई उसे थामे ना हो तो वो सीधे जमीन पर गिर जाए। पिछली जिंदगी में यही नाटक मुझे बेवकूफ बना गया था। मैंने सोचा था वो सच में टूट गई है। मैंने सोचा था वो मेरे बिना नहीं जी सकती। तो मैं उसके पैरों से लिपट गया, रोते हुए, उसके साथ रहने की भीख मांगते हुए। और क्या हुआ? उसने पिताजी की जान की कीमत पर मिला मुआवजा ले लिया। और 3 महीने भी नहीं हुए थे कि उसने खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली, ग्रेग बार्न्स से, वही मर्द जिसे वो हमेशा हमारा ख्याल रखने वाला कहती थी। पिताजी की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि वो मर्द हमारे घर आ गया। वो उस बिस्तर पर सोने लगा जहां पिताजी सोते थे, और मैं बन गया एक अतिरिक्त बोझ, एक ऐसा बच्चा जिसका होना ही गलत था। ग्रेग का एक बेटा था, मुझसे 2 साल बड़ा, जो मुझे आंखों में कांटे की तरह देखता था। उस सौतेले बेटे की खुशी के लिए मेरी माँ लिंडा मुझे मारती थी, चिल्लाती थी, बेरहमी से, दिन रात। पिताजी के छोड़े पैसे उनकी ऐश की पूंजी बन गए। उससे सौतेले भाई की ऐश गाहें चलती थी, उसकी शान और शौकत चमकती थी। और मुझे ट्यूशन फीस के लिए कूड़े में खोजना पड़ता था। हाई स्कूल पूरा होने से पहले ही घर से निकाल दिया गया, काम पर भेज दिया गया, इस शानदार बहाने के साथ कि लड़के को जल्दी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। 10 साल तक निर्माण स्थल पर ईंटें ढोता रहा। आखिरकार मेरा शरीर टूट गया, जलती हुई लोहे की सरियों के ढेर पर सिर के बल गिरा और फिर कभी नहीं उठा। लेकिन अब मैं फिर से पैदा हुआ हूँ। लिंडा मुझे बाहों में भर लेती है। डेमियन, डर मत, माँ अब तेरा बहुत ख्याल रखेगी। उसका चेहरा आंसुओं और बलगम से भरा है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ छुपा है, इतनी चालाकी से कि लगभग कोई नहीं देख सकता। जल्दी, लालच। ये देखकर मैं पिछली बार की तरह नहीं रोता। मैं बस उसका नाटक चुपचाप और ठंडी नजरों से देखता हूँ। तभी पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त और वकील भी, अंकल वॉल्टर, आगे आते हैं। एक लंबी सांस लेकर मेरे कंधे थपथपाते हैं, फिर अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकालते हैं। लिंडा, डेमियन, ये हावर्ड की वसीयत है। उन्होंने सब कुछ सोच कर रखा था। वॉल्टर की आवाज में एक असामान्य भारीपन था। हावर्ड ने हर स्थिति के लिए तैयारी की थी। उनके नाम पर 20 करोड़ डॉलर की संपत्ति है जो कानूनी रूप से नोटराइज है। अब 2 विकल्प हैं। पहला, डेमियन तुम्हारे साथ रहे, पैसे, मुआवजे और बच्चे की परवरिश के लिए तुम्हारे पास रहेंगे जब तक डेमियन बालिग ना हो जाए। ये सुनते ही लिंडा की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों में एक भयावह चमक आ जाती है। वो वसीयत पर नजरें गड़ा देती हैं, बाज की तरह। दूसरा, अगर डेमियन तुम्हारे साथ न रहना चाहे तो पैसे मेरी निगरानी में एक ट्रस्ट फंड में जाएंगे। डेमियन ही इसका एकमात्र मालिक होगा। और तुम लिंडा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजरें मुझ पर आ जाती हैं, 10 साल के एक बच्चे पर। लिंडा का शरीर अकड़ जाता है। वो वॉल्टर को ऐसे घूरती है जैसे कह रही हो, तुमने ये विकल्प देने की हिम्मत कैसे की? फिर वो दोबारा अपना दुख का नाटक शुरू कर देती है, मुझे कसकर सीने से लगा लेती है। वॉल्टर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकती। डेमियन मेरी पूरी जिंदगी है। वो रोती है और रोते रोते मेरा हाथ चुटकी काटती है, मेरे कान में फुसफुसाती है, जहर भरी धीमी आवाज में। डेमियन, एक भी गलत बात बोली तो मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। पिछली जिंदगी में इन शब्दों से मेरा पूरा शरीर कांप जाता था। उसकी बात मुझे हिला देती थी, लेकिन अब मुझे सिर्फ मितली आ रही है। मैं महसूस कर सकता हूं कि उसके हाथ कांप रहे हैं, दुख से नहीं, उत्साह से, तनाव से। 20 करोड़ डॉलर। उसने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। वो पहले से उस पैसे के बाद की जिंदगी के सपने देख रही है, ग्रेग के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने। धीरे धीरे, इंच दर इंच, मैं खुद को उसके दम घोटू आलिंगन से खींच लेता हूँ। एक बार आजाद होकर मैं सिर उठाता हूँ, वॉल्टर की अचंभित आंखों से नजरें मिलाता हूँ। एक एक शब्द साफ और स्पष्ट। अंकल वॉल्टर, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। मैं 20 करोड़ डॉलर लेता हूँ। पूरा अंतिम संस्कार हॉल मृत सन्नाटे में डूब जाता है। सुई गिरने की आवाज सुनाई दे जाती, सब थम जाते हैं, मुंह खुले के खुले। लिंडा के चेहरे पर का दुख पल भर में जम जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े होकर भयंकर क्रोध में बदल जाता है। डेमियन, तूने क्या कहा? उसकी आवाज इतनी तीखी है कि कान फटने लगे। शांति से मैं दोहराता हूँ, धीमे लेकिन हर शब्द कील की तरह ठोकते हुए। मैंने कहा, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए।
लिंडा चीखती है, क्या तू पागल हो गया है? नालायक, मैं तेरी माँ हूं। वो पागल औरत की तरह मुझ पर झपटती है। उसका हाथ मेरे चेहरे पर मारने को उठता है, लेकिन एक बड़े हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। वो हाथ वॉल्टर का था, जिसका चेहरा लोहे की तरह सख्त था। लिंडा, खुद पर काबू रखो। ये हावर्ड का अंतिम संस्कार हॉल है और ये डेमियन का अपना फैसला है। एक बच्चे को क्या पता, तुमने ही उसे सिखाया होगा। वॉल्टर ने उसका हाथ झटक कर अलग किया। मैं एक बार और कह रहा हूं, यह हावर्ड की वसीयत है। इसका पूरा कानूनी असर है। चूंकि डेमियन ने अपना फैसला कर लिया है, मैं कानूनी प्रक्रिया शुरू करता हूं। अब से तुम उसकी कानूनी अभिभावक नहीं हो। लिंडा बिल्कुल स्तब्ध है। वो मुझे देखती है। उसकी आंखों में जहर भरा है, जैसे किसी दुश्मन को देख रही हो। शायद उसे समझ नहीं आता कि उसका डरपोक आज्ञाकारी बेटा अचानक इतना ठंडा और अजनबी कैसे हो गया। मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं वॉल्टर के पास जाकर उनकी आस्तीन खींचता हूं। अंकल वॉल्टर, क्या पिताजी को पहले से पता था? मेरी बात सुनकर वॉल्टर का शरीर एक झटके से हिलता है। वो झुककर मेरी आंखों में देखते हैं। लंबी चुप्पी के बाद दुख भरी आंखों से सिर हिलाते हैं। तुम्हारे पिताजी बहुत तेज इंसान थे। वो तुमसे बेहद प्यार करते थे। बस यही एक वाक्य काफी था। मेरी आंखें लाल हो गईं। हाँ, पिताजी इतने तेज थे। वो लिंडा को नहीं पहचानते। बस वो चाहते थे कि मेरा परिवार पूरा रहे, इसलिए सब कुछ चुपचाप सहते रहे। जब तक उन्हें एक लाइलाज बीमारी का पता नहीं चला, तब उन्होंने मेरे लिए ये बचने का रास्ता बनाया। पिछली जिंदगी का मैं कितना बेवकूफ था। अपने हाथों से मैंने पिताजी का आखिरी प्यार का तोहफा बर्बाद कर दिया। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। मैं 20 करोड़ डॉलर चुनता हूँ। आखिरकार रिश्तेदार लिंडा को घसीट कर ले जाते हैं। जाते वक्त उसकी नफरत भरी आंखें मेरी यादों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। लेकिन मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। जिस पल मैंने अपना फैसला किया, उसी पल हमारा रिश्ता टूट गया। अब बस नफरत बची है। वॉल्टर मेरे नए अभिभावक बन जाते हैं। वो एक ईमानदार, भरोसेमंद इंसान है। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद वो मुझे अपने घर ले जाते हैं। वो मुझे एक लंबी निवेश सूची दिखाते हैं, जो पिताजी ने मरने से पहले उनके साथ मिलकर तैयार की थी। लेकिन मैं सीधे आखिरी पन्ने पर पलटता हूँ। अंकल वॉल्टर, पहले पन्नों की सारी चीजें बेच दो। वॉल्टर चौंक जाते हैं। डेमियन, ये सब ब्लू चिप स्टॉक हैं। तुम्हारे पिताजी ने खुद चुने थे। ये बेहद स्थिर हैं। मैं सिर हिलाता हूँ। बहुत धीमे हैं। मैं अपनी उंगली सूची में कुछ साधारण से नामों पर रखता हूँ। सब कुछ इन कंपनियों में लगा दो। वॉल्टर माथे पर बल डालते हैं। पेंगोल, स्काई ट्रेड होल्डिंग्स, ये कंपनियां क्या है? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। डेमियन, निवेश कोई खेल नहीं है। अंकल वॉल्टर, क्या आप पिताजी पर भरोसा करते हैं? वो एक पल रुकते हैं। बिल्कुल, वो सिर हिलाते हैं। तो एक बार मुझ पर भरोसा करें। पिताजी ने मुझे सपने में बताया। ये सबसे बेकार बहाना था जो मैं सोच सकता था। लेकिन वॉल्टर मेरी आंखों में देखते हैं। आंखें जो एक 10 साल के बच्चे के प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा शांत और परिपक्व थीं। और किसी अजीब वजह से, बिना किसी तर्क के, वो सिर हिला देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जो नाम मैंने बताए थे, वो अगले 10 सालों में पूरी दुनिया को हिला देंगे। वो धरती पर सबसे बड़े व्यावसायिक साम्राज्य बन जाएंगे। और मैं उन सबके पीछे सबसे रहस्यमयी शेयरधारक बनूंगा। सब कुछ तय करके मैं आखिरकार सुकून लेता हूँ। खुद के लिए एक नया जीवन लक्ष्य तय करता हूँ। आराम से जियो। हाँ, बस आराम से। पिछली जिंदगी में काम करते करते मर गया। इस जिंदगी में आराम से जीऊंगा। वॉल्टर से कहकर सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल खोजा। पढ़ाई के लिए नहीं, बस माहौल अच्छा था और कैंटीन का खाना लाजवाब था। जिम जाने लगा। किसी खास मकसद के लिए नहीं, बस इसलिए कि एक दिन 6 पैक एब्स होंगे और कपड़े अच्छे लगेंगे। चीन के 8 महान व्यंजनों की रेसिपी सीखने लगा। खुद वाइन बनाना सीखा। शेफ बनने के लिए नहीं, बस अपनी जीभ की खुशी के लिए। सारी जटिल चीजें वॉल्टर पर छोड़ दी। बाद में उस प्रोफेशनल टीम पर जो वॉल्टर ने बनाई। टीम का मुखिया था मार्कस, एक वॉल स्ट्रीट एलीट जिसे मैंने 3 गुना तनख्वाह देकर पटाया। उसके लिए मेरा एक ही नियम था, मुझे परेशान मत करो, खुद संभालो। नहीं संभाल सके तो दिवाला निकलने दो। मार्कस ने तब मुझे ऐसे देखा था जैसे कोई बेवकूफ हवा मिलकर पुश्तैनी दौलत उड़ा रही हो। लेकिन उसने वफादारी से मेरे आदेश माने और मेरी जिंदगी बन गई कुछ ऐसी। बॉस, पेंगोल का स्टॉक 3 गुना हो गया। हमने 5 अरब कमाए। ठीक है, मुझे परेशान मत करो, मैं रेसिपी देख रहा हूँ। बॉस, स्काई ट्रेड होल्डिंग्स आईपीओ लाने वाला है। हमारे ओरिजिनल शेयर 100 अरब तक पहुंचेंगे। समझ गया। अब आओ, देखो ये चावल की वाइन का नया बैच। बॉस, वो जमीन जो आपने मन के मन खरीदी थी, सरकार उसे नया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रही है। उसकी कीमत 100 गुना हो गई। मार्कस धीरे धीरे मेरे आलसी मोड का आदी हो गया। वो मेरे लिए अरबों के छोटे मोटे सौदों को फिल्टर करने लगा और मैं आराम की राह पर आगे बढ़ता रहा। मेरी दौलत बर्फ के गोले की तरह बढ़ती रही, लेकिन मैं उन नंबरों से बेपरवाह था। मुझे बस यही सोचना था, अपनी जिंदगी को और आरामदायक कैसे बनाऊं। अरबपतियों के उच्च वर्गों में मैं एक रहस्यमयी किंवदंती बन गया। कोई नहीं जानता था मैं कौन था। बस इतना पता था, एक रहस्यमयी मिस्टर वॉन्स है, देशों से भी अमीर, एक ऐसा भूत जिसे कोई नहीं देखता। जब तक मैं 18 का नहीं हुआ, तब एक औरत आई और मेरी शांत आसान जिंदगी को चकनाचूर कर दिया। विवियन सिंक्लेयर, मेरी पूर्व मंगेतर।